नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन किसी के बारे में खासकर उन्होंने जिक्र किया, कहा स्मृति ईरानी के बारे में या किसी अन्य के बारे में कोई भी भद्दी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और हमें अच्छे मूल्यों के साथ में जीना चाहिए। राहुल गांधी ने ये सब जब कहे उस वक्त इसलिए क्योंकि स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी है अमेठी से, उनसे नियम के तहत बंगला वापस लिया गया है। बंगला छीनने के बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे और क्यों ट्रोल कर रहे थे पहले इस पर बात करूं। आपको याद होगा 2014 हो या 2019 हो, जब स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी, 2014 में हारी, 2019 में वो जीती, बहुत थोड़े से वोट से जीती। और उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी, गांधी परिवार और इन सब पर हमला किया, श्रीमती सोनिया गांधी के लिए संसद के भीतर जितने गंदे ढंग से शब्दों का इस्तेमाल किया, उन सब को लेकर के निश्चित रूप से हर किसी के जो संवेदना जानता है, जो संस्कार जानता है, जो तमाम तरह की सभ्यता जानता है, उसको खराब लगा। उसे लगा कि किसी महिला को क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं महिला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महिलाओं से एक उच्च आदर्श की उम्मीद की जाती है। महिला घर बनाने वाली होती है, उसे होम मेकर कहते हैं। वो बच्चों का भविष्य बनाती है, तो वो चाइल्ड मेकर भी है और वो एक पूरी दुनिया का निर्माण करती है। उसके संस्कार, उसकी सभ्यता, उसकी शिक्षा, उसके तमाम तरह के आचरण को बनाती है। तो इसलिए मां जो सबसे पहली शिक्षक होती है, वो अहम होती है और वो नारी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं एक महिला को इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। जब राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा हुई, अवैध तौर पे हुई, न्यायिक तमाम कमियां थी, उसके बाद हुई और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई, उनसे बंगला छीना गया। और छीना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में एक वक्त होता है कि आप उन्हें अपील के मौके पे जाने देते, उस पर क्या होता तब आप करते, लेकिन अपील पेंडिंग रहते ही बंगला छीन लिया गया। मतलब इंतजार भी नहीं किया। स्मृति ईरानी के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो जब सेम डे इस तरह के आर्डर होते हैं तो निश्चित रूप से लगता है। तो स्मृति ईरानी तमाम तरह से राहुल गांधी के लिए जो शब्द बोल रही थी, जो शब्दावली इस्तेमाल कर रही थी, वो कोई भी व्यक्ति देखता तो नफरत से बुझी हुई एक गंदी भाषा में, एक गंदे अंदाज में थी। लेकिन राहुल गांधी ने कभी आज तक स्मृति ईरानी पर ना अच्छा ना बुरा कोई कमेंट नहीं किया था। आज पहली बार उन्होंने जब कमेंट किया तो उस कमेंट में उन्होंने लिखा इस बात को कि winning and losing happens in life. I urge everyone to refrain from using derogatory language and being nasty towards Srimati Smriti Irani or any other leader for the matter. अब आप that matter, अब आप इससे समझ सकते हैं कि वो राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी को इंसल्ट करना, ये सब हमारी
कमजोरी की, वीकनेस की निशानी है, और ये हमारे पूरी तरीके से एक गलत है। तो राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात समझाई कि एक कमजोर और वो हीन व्यक्ति की निशानी होती है जब ये इस तरह की कोई करता है। इस तरह की हरकतें स्मृति ईरानी जरूर करती थी। राहुल गांधी ने पहली बार स्मृति का नाम लिया तो यह कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके लिए विनती की। आप सोचिए, यह बताता है कि वह किस संस्कार, किस परिवार, किस त्याग की मूर्ति गांधी नेहरू परिवार का बेटा है। हमें गर्व होता है कि ऐसा लीडर है, और मुझे पर्सनली भी गर्व है, क्योंकि मेरे अपने निजी रिश्ते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसा होना, शायद, मैं तो निजी तौर पे जानता हूं कि उस जैसा होना शायद एक सपने जैसा है। मैं खुद पालन नहीं कर सकता हूं जितने आदर्शों का पालन वो करते हैं, बड़ी कोशिश के बाद भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं। बहरहाल यह हुई एक बात। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि स्मृति ईरानी उससे आती है, उनके संस्कार, अपशब्द, गंदी भाषा, गंदे आरोप, झूठे आरोप, और लोगों को खत्म कर देने, मार देने कि कांग्रेस मुक्त, ये मुक्त, गांधी मुक्त, नेहरू मुक्त, ये सब सोचने वालों के होते हैं। तो वो लोग जो इस तरह की भाषा सोचते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करती है, यह उनके संस्कार और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। एक खानदानी व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति क्या होता है मैं नहीं कहूंगा, तो वो दर्शाता है। उन्होंने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया, जब 49 साल हो चुके हैं इस देश के अंदर आपातकाल लगे और उसका कोई औचित्य नहीं रह गया। जब 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तो क्या हालात थे, क्यों लगाया था, यदि उसके सारे तथ्य आप देख लें तो आप खुद कहेंगे कि बहुत सही फैसला था। और यह बात खुद आरएसएस ने भी मानी, और आरएसएस के प्रमुख ने इस बात को कहा था, ऑफिशियली कहा था, कि यह अनुशासन के लिए एक कड़ा कदम। तमाम सारे, चाहे बाला साहब ठाकरे हो या वामपंथियों में से एक पूरा पक्ष हो, उन सब ने सपोर्ट किया था श्रीमती गांधी का कि नहीं ये उचित। तो बहुत बड़ी तादाद थी जो कह रही थी नहीं, आपका यह कदम उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि अमेरिका, राष्ट्रपति निक्सन जिस तरीके से भारत में उन्होंने गद्दारों की फौज तैयार की थी, जो उनके लिए काम कर रहे थे, सीआईए एजेंट थे, वो तमाम विपक्ष के तमाम नेता, उनके खिलाफ सारे सबूत थे कि वो किस तरह से देश के अंदर विद्रोह कराना चाहते हैं और न जाने क्या क्या झूठ बोल करके और सब कुछ किया जा रहा है। तब यह हुआ था, और तब किसी आम जन को परेशान नहीं किया गया, किसी संवैधानिक संस्था का, जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं किया गया, और किसी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष या तमाम सारे संपादकों को गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ भी लिख रहे। लेकिन आज जब वो उस आपातकाल को लेकर के, जिसके कोई आवश्यकता नहीं है, जिसे उस समय संविधान के तहत, संविधान में किए गए प्रावधान के तहत लागू किया गया था, कैबिनेट ने पास किया था, लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया था, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, उस
आपातकाल को लेकर के तमाम बातें कहते हैं। उसे यह मान सकते हैं कि एक ज्यादा ताकत के साथ में उसे इंपोज किया गया, यह तो कह सकते हैं, लेकिन उसे न संविधान के खिलाफ कह सकते हैं न कुछ कह सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने अपने गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी कराया कि संविधान हत्या दिवस, हत्या शब्द इस्तेमाल कर, हत्या शब्द जब आप कहते हैं तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि जो हत्यारे होते हैं वही ये करते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले कौन थे? आरएसएस हिंदू महासभा से जुड़े हुए गोडसे थे, सावरकर थे और तमाम सारे लोग। सावरकर बाद में केस में छूट गए थे, लेकिन ये सारे लोग जिन्होंने साजिश रची, उनको मारा और जिस तरीके से किया वो सामने है। तो हत्या करने का इंदिरा जी की हत्या की साजिश में किस किस का हाथ था यह भी पता करिए तो बहुत सारे सच सामने आते। राजीव जी की हत्या में साजिश पता करिए तो पता चलेगा। तमाम हमारे देश के क्रांतिकारियों को फांसी पे चढ़वाने और उनकी हत्या करवाने में इनका क्या योगदान था वह भी पता करिए तो पता चल जाएगा। इसलिए इनको हत्या शब्द आता है। इसे यह कह सकते थे कि अब ऐसा नहीं होगा तो संविधान संरक्षा संकल्प दिवस करते, वह नहीं कर रहे, हत्या शब्द इस्तेमाल कर। हत्या कैसे हो सकती है जब संविधान के प्रावधानों के तहत कोई कार्रवाई की जाती है तो हत्या तो नहीं हो सकती। हत्या वह होती है कि जब आप कुछ नए कानून इंपोज करते हैं और उन कानूनों के तहत, नए बनाए कानूनों के तहत विपक्षी नेताओं को जेल में डालते हैं, उन पर झूठे केस रजिस्टर करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और जो बोलता है सच बोलता है उसे आप गिरफ्तार करते हैं, बगैर वारंट के गिरफ्तार करते हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। चाहे तमाम विपक्ष के नेता, उनको गिरफ्तार करने के लिए पीएमएलए एक्ट में स्पेशल प्रोविजन करके, कानून को बदल करके आपने गिरफ्तारी के काम शुरू किए। आपने राहुल गांधी को सजा दिलाने के लिए उन सारे मानदंडों को, सारी जो न्यायिक विधाएं हैं उनको तोड़ करके आपने सजा करवाई। आपने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के जरिए उनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा रखे, आपने जिस तरीके से उन्हें मुकदमे में फंसाए रखने के लिए ट्रायल नहीं कराते हैं, दूसरी प्रक्रिया नहीं कराते हैं, क्यों? क्योंकि वास्तव में आप झूठ बोलते हैं। और इसी तरीके से चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे इतने तमाम सारे, चाहे अशोक गहलोत हो, इन सब के यहां आपने छापे डलवाए, सबको परेशान करवाया। उन किसी के भाई को, किसी को परिवार के सदस्य को, किसी के रिश्तेदार को, किसी कहीं पर। आजकल अभी आने वाले वक्त में हरियाणा में चुनाव है तो हरियाणा में ईडी के छापे पड़ रहे, कर्नाटक में पड़ेंगे, पड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में पड़ रहे हैं, जहां जहां चुनाव, झारखंड में पड़ा। क्यों? क्योंकि जहां चुनाव होंगे वहां उनका इस्तेमाल होगा, वो आप करते हैं। यह संविधान की हत्या है। संविधान की हत्या है जब आप जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को गिरफ्तार करते हैं, अवैध तरीके से करते हैं, बगैर वारंट के करते हैं। और जब उन्हें आप करते हैं तो निश्चित रूप से यह आता है कि आप कौन से कानून का पालन करें। सच कहने की सजा दी जा रही, वकीलों को गिरफ्तार किया जा रहा है। शायद यही वजह थी कि आपने संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना के रखा और उन्हें, संवैधानिक संस्थाएं हो,
जितनी एजेंसियां हो, जांच एजेंसियां, उन सबको गुलाम की तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तब संविधान की हत्या होती, तब मौलिक अधिकारों की हत्या होती, और वो हत्याएं आप कर रहे हैं। तब याद आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो तमाम मैटर सब जुडिस हैं, तमाम अदालतों। क्यों? क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं आप अपने हिसाब से चलाते हो, अपने ढंग से जब करते हो तो यह होता है, जिसमें कि आप अपने पाप को छिपा लो। यह देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, अग्निवीर एक बड़ी समस्या है, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम और समस्याएं, इन सब पर चर्चा वह आप नहीं चाहेंगे। बेरोजगारी 9.2% की दर से सालाना बढ़ रही है। इतनी तेज स्पीड में बढ़ रही हो तो इस देश के प्रधानमंत्री को नींद नहीं आनी चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए, सिर्फ इसी पे लगना चाहिए। हमने अभी हाल के दिनों में देखा कि जब कुछ एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के एक पोस्ट के लिए, जो है 15 पोस्ट के लिए विज्ञापन निकला, तो हजारों बीटेक स्टूडेंट्स जो है, मतलब डिग्रीधारी, वहां इंटरव्यू देने पहुंचे। हजारों, सैलरी कितनी? 15 से 20 हजार। आप कल्पना करिए, इंजीनियरिंग कराने के बाद 4 साल, बीटेक कराने के बाद में बच्चे को आप 15 से 20 हजार की नौकरी के लिए, और वो भी प्राइवेट, लाइन लगवा रहे हैं। यह दशा है। हमने देखा कि 2018 में जेई के लिए एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, और एग्जाम का सब कुछ हो गया, फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है। आज हम 2024 में आपसे बात कर, उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं हुई हैं इस दौर, सब में यही हाल रहा है। बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। केंद्र सरकार में यही स्थिति है, किसी को न्याय ना मिले, हर कोई पीड़ित रहे, इसके लिए आप काम करते हैं, तो यह स्थिति होती है। हमें एडवोकेट रोंगा की, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्हें रात को 1 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया जाता है। वो तो रोज हाई कोर्ट आते थे, कर लेते वहां से। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? उनका परिवार कहे आप बताओ क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, वो नहीं बताया गया, उठा ले जाया गया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद है। फिर बाद में क्या है? कुछ नहीं है तो एनएसए लगा दो। यह खेल चल रहा है। इसीलिए शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह बात कही, वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ कि अदालतें न्याय का मंदिर नहीं है और जजेज वहां बैठे भगवान नहीं है। उन्हें मी लॉर्ड कहना, योर लॉर्डशिप कहना बिल्कुल गलत है। उन्हें सर कहिए और कुछ आदर दे दी। वो जनता के पैसे से उसके वेतन लेते हैं, भत्ते लेते हैं, वो उसके नौकर हैं। उनकी ड्यूटी है न्याय देना, सही न्याय देना, समय पर देना, वो वही सिर्फ करे। तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद यह प्रस्ताव पारित कर देती, जवाब नहीं है। हेमंत सोरेन के मामले में कोर्ट कहती है मन गढ़ंत आधार पर आपने आरोप लगाए और गिरफ्तार कर लिया, कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह के मामले में इसी तरह से कुछ आया, और ऐसे तमाम मामले आए। तो आप इससे समझिए, आज तक राहुल गांधी के खिलाफ ये नेशनल हेराल्ड मामले में एक सबूत नहीं पेश कर सके हैं, एक चार्जशीट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ केस को लटकाए। आज तक ये नहीं बता पाए कि कितने का आपने गड़बड़ की बात कही, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, कितने का, यह भी नहीं निकाल पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की हत्या करते हैं।
हैं, संविधान खत्म करना चाहते थे, उसे राहुल गांधी ने बचा लिया, उसके लिए लड़े, इसलिए इनको पीड़ा है, इसलिए अब ये लेके आए। और अब स्थिति ये है, इनका धर्म का कार्ड चल नहीं पा रहा है, जो धर्म की इन्होंने अफीम चटाई थी वो काम नहीं इस समय कर रही, इसलिए इन्हें पीड़ा है। इन्हें इसलिए पीड़ा है कि इनका खेल बिगड़ा हुआ है, जनता ने इन्हें नकार दिया है, तो बेईमानी से ये हर काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें पीड़ा है। इस पीड़ा के कारण ये अब ये फ्रस्ट्रेटेड होकर के इस तरह के कदम उठा, इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी एक सज्जन व्यक्ति, वो मुद्दे को उठाते हैं, वो बेरोजगारी पे उठाते हैं, महंगाई पे उठाते हैं। उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया और साबित हुआ कि तमाम अग्निवीरों को पैसे नहीं मिले। अब इनके लोग भागे भागे उनके यहां जा रहे हैं और ये कर रहे हैं। कम से कम उन्होंने न्याय दिलाने की बात की, ये अन्याय की बात करते हैं। यह अंतर है। दो जय